नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। एक्सरे रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक बार फिर दुनिया के सामने आए और खामेनेई ने 12 दिन तक चली जंग पर, अमेरिकी हमलों पर और ईरान के इरादों पर खुलकर बात की। खामेनेई ने कहा, आत्मसमर्पण जैसा शब्द तो ईरान की डिक्शनरी में है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, हम दुश्मनों का सामना करेंगे और उनके सामने अपना सिर नहीं झुकने देंगे। सवाल यह है कि खामेनेई को ये बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? आखिरकार खामेनेई बंकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है? देखिए इन सारे जवाबों के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या तेहरान की तरफ इजराइल के फाइटर प्लेन एक बार फिर उड़ान भर रहे हैं? क्या इजराइल का टारगेट अब आयतुल्लाह खामेनेई है? क्या नेतन्याहू को खामेनेई के बंकर की लोकेशन मिल गई? 12 दिन का बारूदी युद्ध खत्म हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन जो खामेनेई दुनिया के सामने आकर इजराइल को ललकारते थे, अमेरिका को धूल चटाने की बात करते थे, वो अब भी बंकर में छिपे हुए हैं। बंकर के अंदर से ही बारूदी जुबान बोल रहे हैं। इस बार भी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। कहा, ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे ट्रंप हो या नेतन्याहू। हमारे दुश्मन हमारे मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका असली इरादा था ईरान का सरेंडर। वो ईरान को झुकाना चाहते थे, लेकिन ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। 86 साल के खामेनेई सीज फायर के बाद पहली बार सामने आए। 13 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। पीछे हिजबुल्लाह के महासचिव रहे हसन नसरल्लाह की फोटो थी, साथ में ईरान का झंडा। मिड फ्रेम एंगल से वीडियो शूट हुआ। बयान की मुख्य बातें थीं। ईरान ने इजराइल को हरा दिया। अमेरिका नहीं आता तो इजराइल को मिटा देते। अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर दोबारा हमला किया तो सबक सिखाएंगे। ईरान की जनता और ईरान की सेना इस जीत की हकदार है। हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। 9 करोड़ लोगों ने एकजुटता दिखाई। संदेश ये गया कि जब भी जरूरी होगा, हम दुश्मन का मिलकर मुकाबला करेंगे। खामेनेई बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन बंकर का राज नहीं खोल रहे। वो ये नहीं बता रहे कि जहां वीडियो शूट हुआ वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। जहां से अमेरिका को धमकी दी वो एक सीक्रेट लोकेशन है। खामेनेई चाहते तो बाहर निकलकर वीडियो बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसकी वजह है इजराइल का नया मास्टर प्लान, खुफिया एजेंसी मोसाद का विध्वंसक ऐलान। ईरान वॉर में मोसाद ने पहली बार खुलकर अपनी भूमिका को दुनिया के सामने रखा। मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने ईरान वॉर को अकल्पनीय कामयाबी बताया। मोसाद चीफ ने कहा, ईरान के खिलाफ जो कुछ भी किया वो महीनों और सालों की तैयारी का नतीजा था। ये भी कहा कि समय की गंभीरता को समझा और सही वक्त का इंतजार किया। मोसाद चीफ ने इसके बाद वो बात कही जिसने खामेनेई को शायद बंकर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। आप भी सुनिए। मैं सीआईए को भी ऑपरेशन के लिए धन्यवाद देता हूं। सीआईए चीफ ने मोसाद को सपोर्ट किया, जिससे हम सही फैसले ले पाए। हम तेहरान में अपनी सक्रियता को बनाए रखेंगे। ईरान में हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम वहां थे जैसे पहले थे और आगे भी रहेंगे। ईरान को इससे सीधा और साफ संदेश नहीं हो सकता। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान सैकड़ों मोसाद एजेंट एक्टिव थे। रिपोर्ट्स आई कि तेहरान में मोसाद ने कैथरीन नाम की महिला जासूस को तैनात किया था। दावा किया गया कि कैथरीन की निशानदेही पर ईरान के सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग हुई। इजराइल के सीक्रेट एजेंट इस वक्त भी मिशन तेहरान में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल को खामेनेई के बंकर की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर सबसे बड़ी टारगेट किलिंग का हिंट पहले ही दे चुके हैं। हमारे लक्ष्य साफ थे कि हमें ईरान की एटमी और मिसाइल खतरे को खत्म करना है।
इसके अलावा आईडीएफ को बता दिया कि ऐसा करने के लिए इस शख्स को खत्म करना ही होगा। इस बयान के बाद बहुत पानी बह गया, लेकिन इजराइल दुनिया को सरप्राइज देना जानता है। तो क्या ये तय माना जाए कि इजराइल आने वाले दिनों में दुनिया को जोर का झटका देने वाला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के लीडर याह्या सिनवार के खात्मे के तौर पर किया था। क्या खामेनेई के बंकर को उड़ाने के लिए भी बंकर ब्लस्टर स्टैंड बाय मोड पर आ चुके हैं? जो कुछ भी हो, इतना जरूर है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। खामेनेई की जान पर खतरा बरकरार है। एक बात तो शीशे की तरह साफ है, अगर अमेरिका ईरान और इजराइल की जंग में नहीं आता तो इस जंग का दायरा और ज्यादा बड़ा हो जाता, शायद ये महायुद्ध की शक्ल इख्तियार कर लेता। अब सवाल है कि अमेरिका ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है, उतना जितना वो कह रहा है, और ईरान के मिसाइल वाले पलटवार में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, उतना जितना वो कह रहा है। इसे लेकर हर रोज नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। CIA की नई रिपोर्ट ने ईरान के एटमी सेंटर के कौन से राज खोले हैं और खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया को क्या बताया है, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। बारह जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ मीडिया के सामने आए और ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया को महायुद्ध का एटमी सायरन बजा दिया। अमेरिका कह रहा था कि उसने ईरान के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि कुछ भी नहीं बचा, ना ही ईरान को अपने एटम बम दूसरी जगह शिफ्ट करने का मौका मिला। लेकिन बंकर बस्टर बम से विनाश की थ्योरी को बंकर के ही अंदर से फुस करने का दावा हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने ऐलान कर दिया, हमारे परमाणु सेंटर्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت میکنند। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिन में कम से कम 4 बार दुनिया के सामने ये बात कह चुके हैं कि हमारे हमले की वजह से ईरान का एटमी प्रोग्राम बर्बाद हो गया। हमारे हमले की वजह से ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। लेकिन खामेनेई कहते हैं ट्रंप की बातों में दम नहीं है। رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد entered چون a direct war against Iran because it felt if it didn't do so, अब सवाल है कि सच कौन बोल रहा है और कौन सच छिपा रहा है, क्योंकि खामेनेई का बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान का विदेश मंत्रालय इस बात को कबूल चुका है कि हाँ, अमेरिकी हमले में हमारी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब तक इस पर चर्चा होती तब तक ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम के शिफ्ट होने की खबर ने जोर पकड़ लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरान ने भारी मात्रा में यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया था। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने नतांज के पास पिकअप पहाड़ी के नीचे एक सीक्रेट सेंटर बनाया है। सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया गया है कि इसी पहाड़ के नीचे ईरान ने कम से कम 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद है। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने सारे यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के इसी एटमी डेवलपमेंट ने अमेरिका समेत उन तमाम एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है जो कुछ दिन पहले तक ये दावा करते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी नजर है। C'est vrai que avec ces capacités réduites, il sera beaucoup plus difficile à l'Iran de continuer avec les rythmes qu'ils avaient. Mais c'est que cette affirmation du président inclut, je crois, ou implique plutôt. ये वही राफेल ग्रोसी हैं जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान का 409 किलोग्राम यूरेनियम हमारे रडार से बाहर चला गया है। ये वो संवर्धित यूरेनियम है जो किसी भी वक्त एटम बम की शक्ल ले सकता है। नोट करने वाली बात ये भी है
कि इतने सारे यूरेनियम को सिर्फ 16 मेटल सिलेंडर के जरिए शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए बड़े ट्रक नहीं बल्कि छोटे छोटे वाहन ही काफी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के हवाई हमले से पहले पिकअप पहाड़ी के पास हलचल बढ़ गई थी। वहां नई सुरंग खोदने पेरीमीटर सिक्योरिटी के साथ दर्जनों मालवाहक ट्रक खड़े देखे गए। रिपोर्ट्स हैं, मूवमेंट को दिखाने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरें भी हैं। ईरान ने परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था की एंट्री बैन कर दी। इसके बावजूद अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान को खूब सबक सिखाया। There's been a lot of discussion about what happened and what didn't happen. Step back for a second. Because of decisive military action, President Trump created the conditions to end the war, decimating, choose your word, obliterating, destroying Iran's nuclear capabilities. अमेरिका कुछ भी कहे, नई CIA रिपोर्ट कुछ भी दावा करे, लेकिन इजराइल को ईरान का ये सच मालूम है। इसलिए वो जॉर्डन वैली में नई वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता ईरान का 400 किलो यूरेनियम उसके वजूद पर खतरे की तरह मंडराता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप पिछले कई दिनों से न्यूक्लियर वॉर में न्यूक्लियर साइट्स, यूरेनियम 60% संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज जैसे भारी भारी शब्द सुन रहे होंगे ना। आखिर ये होते क्या हैं? ये जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। ईरान से इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा यह रहा है कि वो कहीं बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार न कर ले। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के उन 3 परमाणु ठिकानों पर भयानक हमले किए जहां ईरान ने यूरेनियम का रॉ मटेरियल और वो सेंट्रीफ्यूज छुपाए हुए थे जो यूरेनियम को एनरिच करने यानी बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार करने के काम आते हैं। क्या है यूरेनियम एनरिचमेंट का ये पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूरेनियम क्या है। यूरेनियम एक एलिमेंट यानी तत्व है जो धरती पर कई जगह पाया जाता है। यूरेनियम और जब खनन से निकाला जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, पीलापन लिए हुए, लेकिन इस यूरेनियम का ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके इसके लिए इसे प्रोसेस किया जाना, रिफाइन किया जाना जरूरी है। पहले चरण में जब इसे प्यूरिफाई यानी शुद्ध किया जाता है तो फिर उसके बाद ये ऐसा दिखने लगता है। इसे येलो केक या पीला पाउडर कहते हैं। तो ये जो है पहला चरण है उसके रिफाइनमेंट का, और ऐसा पीला रंग यूरेनियम ऑक्साइड के कारण आता है। यूरेनियम एक भारी रेडियो एक्टिव धातु है जो पीरियोडिक टेबल में काफ़ी नीचे आती है। रसायन विज्ञान में जिन्होंने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल तो उसमें काफ़ी नीचे आती है। यूरेनियम 2 तरह के होते हैं जिन्हें यूरेनियम के आइसोटोप्स कहते हैं। साधारण भाषा में बताएं तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। जब यूरेनियम का खनन किया जाता है तो उसमें 99.27% जो है वो यूरेनियम 238 होता है, और बाकी जो 0.72% है वो यूरेनियम 235 होता है। तो एनरिचमेंट की कोशिश होती है कि यूरेनियम 235 को बढ़ाया जाए। इसे अगर 5% तक बढ़ा दिया जाए तो ये थोड़ा एनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए। 20 से ज़्यादा अगर यूरेनियम 235 को एनरिच कर लिया जाए तो ये उसके बाद जो है वो होता है जिसको लेकर दुनिया को चिंता होने लगती है कि इससे क्रूड बम बनाया जा सकता है, परमाणु बम। और अगर ये 90% तक शुद्ध हो जाए यानी इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा ज़्यादा हो जाए और यूरेनियम 238 बहुत कम, तो फिर ये परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम बन जाता है। यही डर था कि ईरान कहीं ऐसा कर तो नहीं रहा। यूरेनियम 238 के मुकाबले यूरेनियम 235 कहीं ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, यानी उसका विखंडन बहुत तेज़ी से होता है जिसको न्यूक्लियर फिशन हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा निकलती है कि एक जो यूरेनियम का अणु है वो टूटेगा तो 2 छोटे अणुओं में बदलेगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, और इससे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं एक्स्ट्रा वो फिर बाकी यूरेनियम के जो एटम्स हैं उनको तोड़ते हैं और फिर भयानक ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा है वो कुछ ही पलों में निकलती है और भयानक जो है एक तरह से बम की शक्ल में वो सामने आती है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि यूरेनियम टूटता है और न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी आप शांतिपूर्ण कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बम बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस पर काबू न किया जाए, न किया जा सके तो परमाणु दुर्घटना हो सकती है। यही रेडियो एक्टिव गुण है जिसका इस्तेमाल जो है यूरेनियम से बिजली बनाने या बम बनाने में किया जाता है, और सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है।
यूरेनियम से अधिक यूरेनियम 235 निकालने को एनरिचमेंट कहा जाता है और इसके लिए सेंट्रीफ्यूज होते हैं। जैसे आप ये सिलिंड्रिकल बेलनाकार कुछ कंटेनर्स देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज हैं जो इस तरह के सिलिंड्रिकल होते हैं और इन्हीं को नतांज में और फोर्डो में जमीन के काफी नीचे रखा था ईरान ने, क्योंकि इनसे यूरेनियम को एनरिच किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। सीरीज और पैरेलल में ये लगते हैं और इसी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई थी। कितना नुकसान पहुंचाया अभी हमें नहीं मालूम। अब ये एनरिचमेंट होता कैसे है इनसे। यूरेनियम 238 अपने दूसरे आइसोटोप यूरेनियम 235 से करीब 1% भारी होता है और इसी अंतर का फायदा उठाते हुए दोनों को अलग किया जाता है। यूरेनियम को पहले फ्लोरीन के साथ मिलाकर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाया जाता है UF6, जिसको कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद क्या होता है कि जो भारी चीज है वो साइड आ जाती है यूरेनियम 238 अपने भारीपन के कारण, और जो यूरेनियम 235 है उससे अंशतः हल्का होता है वो बीच में आता है और वो फिर धीरे धीरे ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है शुद्ध UF6, जिसको हम एक तरह से यूरेनियम 235 कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज की पूरी प्रक्रिया है कि इसके अंदर UF6 डालते हैं, U238 जो है अलग निकलता है और यूरेनियम 235 अलग निकलता है। यही बेसिक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसको कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे मथनी से दूध को मथकर मक्खन अलग निकाल लिया जाता है। तो सैद्धांतिक तौर पर प्रक्रिया ये पूरी की पूरी वैसी है। फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है कई अलग अलग सेंट्रीफ्यूज में। ये एक सेंट्रीफ्यूज है, इसके साथ पैरेलल में या सीरीज में कई सारे सेंट्रीफ्यूज लगते हैं, तो वो जो यूरेनियम 235 है वो लगातार और शुद्ध होता जाता है, यानी कि वो 60%, 70%, 80% और 90% तक पहुंच सकता है। इस तरह सीरीज में लगता है और यहां आते आते वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो यही थी पूरी कोशिश ईरान को रोकने की कि वो कहीं बहुत ज्यादा आगे इसको शुद्ध करने में न बढ़ जाए, क्योंकि उससे फिर एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। बीच की स्टेज जो है, यहां पर जो यूरेनियम होता है 20% तक शुद्ध या 5% तक वैसे शुद्ध, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है दोहराने के बाद कई बार एनरिच्ड यूरेनियम आपको मिलता है। 3 से 5% तक शुद्ध यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 235 वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, बिजली बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए, शांतिपूर्ण कामों के लिए, नागरिक इस्तेमाल के लिए। और अगर यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जाए तो उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है यूरेनियम 235 और यही गुण उसे बम बनाने के काम या ऊर्जा के काम आता है। और IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम भारी मात्रा में थी और वो 80% तक भी यूरेनियम शुद्ध कर चुका था, जो बम बनाने के काफी करीब था। अमेरिका और इजराइल को इसी को लेकर चिंता थी, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर हमले किए।